संसाधन होती क्या है? संसाधन वो होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हम चीज़ें को बनाते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, वो सारी चीज़ें जो होती है संसाधन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIUS के द्वारा से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि आपको परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह में आरंभ हो रही है। आपकी बहन की शादी भी सितंबर के उसी सप्ताह में होनी है। आपको अपनी बहन के विवाह की तैयारी में परिवार की मदद करनी है, जैसे विवाह के लिए भोजन व्यवस्था, मेहमान के नियंत्रण पत्र देना, विवाह जैसा निर्धारित करना, उनके अन्य कार्य करना। ये सिंपल सी बात बताई गई आपको एग्जाम्पल के लिए। विवाह के लिए कम समय में बहुत काम करना होता है। इसके अतिरिक्त आपको अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई भी करनी है। क्या ऐसी परिस्थिति में आप अपने सभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? क्या आप इस कार्य को प्रबंधन सुव्यवस्थित रूप से कर पाएंगे? देखिए, इसमें बताने की कोशिश किया है कि कोई भी कार्य होता है ना, अगर हमारे पास संसाधन होता है तो वो काम बहुत ही जल्दी और आगे से हो जाती है। ठीक है, संसाधन का क्या होता है? लक्ष्य। अगला जो है संसाधन का लक्ष्य। बॉक्स में दी गई परिस्थिति में विचार कीजिए। आशा डॉक्टर बनना चाहती है, राकेश अपनी परीक्षा को पास करना चाहता है, पिताजी ने स्कूटर खरीदना चाहते हैं, आपके भाई परिवार के लिए एक विशेष व्यंजन बनाना चाहते हैं। देखिए, इसमें सब में क्या दिया गया है? एक लक्ष्य निर्धारित की गई है। अगर देखिए, कोई भी काम जो होता है हमें सबसे पहले उसको निर्धारित कर लेना चाहिए। अगर आप निर्धारित कर लेते हो तो वो काम जो है बहुत सुगमता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हो तो काम नहीं होता है। अब देखिए, क्या होता है लक्ष्य? वे क्या चीज़ें हैं जो आशा और राकेश और पिताजी और भाई या आप प्राप्त करना चाहते हैं? ये उद्देश्य तथा उद्देश्य है जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। इन उद्देश्यों को हम गोल भी कहते हैं। लक्ष्य, आपने भी अपना जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बनाया होगा, तो इसी को हम गोल कहते हैं। क्या अब आप लक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं? जी हाँ, लक्ष्य वह अध्यय या उद्देश्य है जिन्हें हम अपनी आवश्यकताएं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। यानी वही बात है जो हम अपनी इच्छाओं के पूरा करने के लिए हम उसको कोशिश करते हैं। लक्ष्मी इंटर स्कूल प्रतियोगिता में होने वाली बैरी दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए उस काफ़ी अभ्यास भी किया और इसके परिणाम उसे प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखिए, इसने क्या किया? कोशिश किया, इसलिए इसको क्या हुआ? प्रथम स्थान मिला। तो कहते हैं कोई भी जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश ही आपको लक्ष्य प्राप्त करने की एक साधन बन जाती है। समझ में आया दोस्तों? और इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें संसाधन को जुटाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है संसाधन। आपके परिवार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप सही हुए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधनों का उपयोग करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई आपको लक्ष्य पूरा करना है तो ये तो नहीं है कि आप ऐसे ही लक्ष्य पूरा कर लीजिएगा, नहीं ना। लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको संसाधन भी चाहिए। धन, बस, भूमि, डाक टिकट आदि ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन साधनों को हम संसाधन कहते हैं या रिसोर्स कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि संसाधन वह वस्तु है जिनका प्रयोग हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। आपको यहाँ डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा कि संसाधन वो सोर्स है, वो चीज़ है जिसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा आपको कि अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें NIOS CBSE हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर इतना ही नहीं थमेगा, आगे +2 में भी आपको मिलता रहेगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों को प्राप्त हो इसलिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। 24 घंटा का स्टेटस होता है, इतना लगा लीजिएगा। क्या मेरे लिए आप इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, चलिए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। हमारा अपना जो टॉपिक है आगे देखते हैं क्या कहता है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है संसाधन के प्रकार। अब देखिए, संसाधनें होती हैं, उनके बहुत से प्रकार होते हैं। आपने कुछ ऐसे साधनों को पहचान की है जिनकी आवश्यकता आपको 5 वर्ष की अवधि के दौरान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है, किंतु केवल 1 वर्ष आगे की सोचिए कि आगे 1 वर्ष क्या हुआ। आगे 1 वर्ष होगा, क्या होगा? आपको लक्ष्य में परिवर्तन होंगे, वह अधिक बड़े और जटिल होने लगेंगे तथा भविष्य में उन्हें पूरा करने के लिए आपको और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। साधन धन, भूमि, समय, ऊर्जा, ज्ञान, सामग्री, समुदाय, संविधि, कौशल, योग्यता हो सकती है। देखिए, संसाधन के धन जो होते हैं, भूमि भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, ऊर्जा भी, ज्ञान भी। हमें कहते हैं ना कि हमारे लिए हर कुछ जो है संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों को आपको समझने की ज़रूरत है। आपके पास जो इतना इम्पोर्टेंट समय है जो आप गंवा रहे हो, वो भी एक संसाधन
संसाधन है, अगर समय पे नहीं कीजिएगा तो वो समय आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप अभी बैठे हुए सिर्फ मोबाइल देख रहे हो, अगर आप वही कॉपी लेके बैठ गए होते तो कुछ बातें मेरी नोट भी करते और इससे आपको कुछ ज्ञान भी मिलेगा, कुछ संसाधन मिल जाता जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि इतने चैप्टर याद रखना आपके लिए संभव नहीं है, तो आपने क्या करना था, जो इंपॉर्टेंट बात थी उनको अपने कॉपी पे नोट डाउन करने थे। इससे क्या होता है बच्चों, इससे आपके एग्ज़ाम में उन चीज़ों की पूरे किताब को पढ़ने की जगह पर आपको क्या होगा, वो पॉइंट देख लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो इम्पोर्टेंट डिडक्शन था जो आपको बताई गई थी। अब आप साधनों की सूची के विषय में ध्यानपूर्वक सोचिए। आप महसूस करेंगे कि धन, भूमि आदि जैसे संसाधन और ज्ञान, समय तथा कौशल जैसे संसाधनों को अंतर होता है। एक भूमि के टुकड़े या मकान की कीमत अभी के लिए सामान्य होती है। अन्य शब्दों में, कोई भी व्यक्ति सामान्य मूल्य पर उस भूमि या मकान को खरीद सकता है। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम इस समय को अन्य लोगों के साथ नहीं बांट सकते। अब अपने समय में 2 घंटे अपनी बहन के देकर उसके घंटों की संख्या 26 तथा अपने घंटों की संख्या 22 नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो समय मिला है आपको एक ही बार मिलेगा, 2 बार समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो समय है, देखिए क्या आपकी बहन एम्ब्रॉयडरी से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाती है। ये आपका कौशल ही उसका संसाधन है। देखिए ये उसका कौशल है और कौशल को उसने क्या बना लिया, संसाधन, और केवल वही उसका प्रयोग कर सकती है। इसी प्रकार आपकी ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता केवल आप ही कर सकते हो। देखो, जो व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है ना, वो वही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। कोई अन्य व्यक्ति आपकी ऊर्जा या समय या ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता। जो आपके पास ज्ञान है ना, उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश करता है। उपयुक्त उदाहरण से हम कह सकते हैं कि संसाधन मनुष्य के भीतर होते हैं और उनका उपयोग वह स्वयं ही कर सकता है, कोई अन्य नहीं। इन साधनों को मानव संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मानव संसाधन। तो ये मानव संसाधन का एग्जाम्पल है कि जो इंसानों के अंदर कुशलता होती है, इंसान वो स्वयं ही प्रयोग कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मानव संसाधन। क्या आप मानव संसाधन की सूची बना सकते हैं? जी हाँ, संसाधन की ऊर्जा तथा कुशलता, समय, ज्ञान, मानव संसाधन व्यक्ति की क्षमता और विशेषताएं होती है, जो किसी व्यक्ति की क्षमता और होती है विशेषता। साथ ही साथ कुछ ऐसे साधन भी हैं जो सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। सामाजिक सुविधाएं जैसे पार्क हो गया, अस्पताल, बाजार, पुस्तकालय, सड़कें, स्कूल, ये सारे संसाधन हैं जो कि सभी के लिए। ये साधन को हम कहते हैं सार्वजनिक संसाधन। ठीक है, कि जो सभी के लिए हो, हर वह व्यक्ति कर सकता है जो इसका उपयोग करना चाहता है। धन एक हाथ से दूसरे हाथों में जा सकता है और उसका प्रयोग आपकी बहन भी कर सकती है। भूमि की खरीद अन्य लोग भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कुछ संसाधन जो होती है जिसका उपयोग आप स्वयं ही कर सकते हो, और कुछ संसाधन जो होती है जिसका आप संसाधन के साथ दूसरे व्यक्ति भी कर सकते हैं। जैसे पैसा है, अगर आपके पास धन है, धन किसी को दे दो, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान जो होती है, आप जब तक ज्ञान किसी को समझाओगे नहीं, फिर भी उसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं मिलता है। ठीक है, भूमि की खरीद अन्य लोग भी कर सकते हैं। मेज, कुर्सी, गैस स्टोव, कपड़े आदि वस्तुएं कोई भी खरीद सकता है। इस प्रकार के संसाधन गैर मानवीय संसाधन कहलाता है। देखिए ये सब क्या कहलाता है, गैर मानव संसाधन। जो मानव संसाधन नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, तो इसलिए उसको गैर मानव संसाधन ही, ठीक है, तो नॉन ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। आइए मानव संसाधन की सूची तैयार करें। आप कौन सा है, धन, भूमि, सामुदायिक सामुदायिक सुविधाएं, सामग्रिक वस्तुएं इत्यादि है। समझ में आया दोस्तों? आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे हमारा है संसाधनों के उपयोग के मार्गदर्शन। अब देखिए, संसाधन सभी के पास होता है, लेकिन इसका मार्गदर्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। संसाधन सदैव ही सीमित होती है। हमारे पास धन की उपलब्धता भी सीमित ही होती है। हर व्यक्ति के पास एक दिन में उपलब्ध घंटों की संख्या 24 ही सीमित होती है। पृथ्वी पर भूमि की उपलब्धता भी सीमित ही है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने सीमित संसाधनों के साथ ही प्रबंधन करना पड़ता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाए। देखिए दोस्तों, संसाधन जो होता है ना, उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक समझदारी से करना पड़ेगा। जैसे अभी पेपरों के समय होता है तो आप क्या करते हो, हर एक कीमती समय को बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन वही अगर पेपर थोड़ा दूर हो जाता है तो आप क्या करते हो, निश्चित हो जाते हो। तो यही जो है संसाधन का उपयोग आपने गलत तरीक़ा से कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको सही समय पर सही फल नहीं मिला। तो यही बात कहते हैं, अगर किसी चीज़ में आप काम करने के लिए तैयार हो तो उसको ऐसे करो जो कि आपका वो अंतिम रहे और उसके बाद दोबारा करना ना पड़े। ठीक है, तो यही बात बताया है। साधनों का व्यर्थ न करें, संसाधन को संरक्षण करें, संसाधनों का उपयोग के लिए वैज्ञानिक माध्यम का उपयोग करें, संसाधन को लंबे समय तक बनाए रखने के तरीकों को सीखें।
संसाधनों का संरक्षण करते समय ध्यान रखें कि आप दूसरे के लिए संसाधनों की कमी न कर रहे हो। जैसे पेट्रोल डीजल होता है, हम क्या करते हैं, धुनाधुन चलाते रहते गाड़ी, यहाँ से वहाँ पर भी जाना होता है, पैदल भी जा सकते हो, तो आप क्या करते हो, गाड़ी मोटर का उपयोग करते हो। तो इससे क्या होता है, आने वाले भविष्य के लिए जो होता है ये संसाधन नष्ट हो रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो है संसाधनों का प्रयोग, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने साधनों का प्रबंधन करना पड़ता है। कई बार हम सीमित समय में कई लक्ष्य को पूरा करना होता है। अब अपने समय का प्रबंधन किस प्रकार करेंगे ताकि आप एक दिन में निम्नलिखित सभी कार्यों को पूरा कर सकेंगे। जैसे परीक्षा के लिए पढ़ाई, अपने मित्र से मिलना, अपने छोटे बहन से पढ़ाना, परिवार के लिए रात्रि का भोजन तैयार करने, माता पिता की सहायता करना। दोस्तों सभी चीज़ों में जो होता है समय की हमें बहुत ही कदर करना पड़ता है। अगर आप समय की कदर नहीं करते हो तो वो समय जो है समय के साथ निकलता चला जाता है और आपके पास कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं अधिक समय का प्रयोग करें, अपने समय का उपयोग कुशलतापूर्वक करें, किए जाने वाले कार्यों को कम करें। ठीक है, किए जाने वाले कार्यों को कम करें। जैसे कि करते हो कोई भी काम, तो वो काम को अपना निश्चित कर लो ना, समय लगा लो ना, कितना होता है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलते हैं, समय उसको कभी नहीं उपयोग करता। यही तो होता है संसाधनों का हमें सभी उपयोग करना, यही तो संसाधन है। समय आपके लिए जो घंटे हैं, वो समय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी सोचिए हो जो काम आप छोड़ देते हो क्या वो कब दोबारा हो पाता है? नहीं होता है, क्योंकि जो समय पे होती है वही होती है। अगर मान लो अभी पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं लगाते पढ़ने पे, तो क्या आपको लगता है कि आप आगे पास हो पाओगे? नहीं, क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी निर्धारित होती है। इन 3 संभव विकल्पों में से पहले विकल्प का सहारा नहीं लिया जा सकता। आप अपने जानते हैं कि समय सीमित साधन है, आपके पास एक दिन में केवल 24 घंटे ही मिलते हैं। क्या आप अपने काम की मात्रा कम कर सकेंगे? जी नहीं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। अब आपके पास केवल एक ही विकल्प बाकी है। इस विकल्प के अनुसार आपको अपने समय का प्रबंधन इस प्रकार करना होगा जिससे कि आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। यह केवल एक उदाहरण है, हम सभी को अपने प्रतिदिन दिन के जीवन में अत्यंत साधनों के प्रबंधन में भी इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का एकमात्र साधन है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। यानी बात देखिए, यहाँ पर इतना ही कहना चाहता है कि जो संसाधन है उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, और संसाधन का जो उपयोग है हमेशा हमें विवेकतापूर्ण करना चाहिए। अगर कोई भी काम आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको कल पे ना छोड़िए, क्योंकि कल जो है कोई नहीं जानता। अब हम इसके प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंधन प्रक्रिया क्या कहता है? मान लीजिए कि आपके परिवार के एक रिश्तेदार की शादी में जाना है, आपके माता पिता को इसके लिए कार्यक्रम तैयार करना है। वो कौन से काम करेंगे? किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची तैयार पहले कीजिए। ठीक है, योजना बनाना कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा ये भी तय कीजिए। इस सफ़र के लिए धन की व्यवस्था कीजिए। दूल्हे के लिए उपहार खरीदने की योजना बनाइए। नए कपड़े सिलवाइए। इस सफ़र के दिनों की संख्या निर्धारित कीजिए। बस या रेलगाड़ी की टिकट खरीदना। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो बताई गई है ये है प्रबंधन प्रक्रिया। आपको एक अजीब सी लग रही होगी, लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें जो होती है हमें सिखाती है कि हमें समय का प्रबंधन कैसे करना है। आपको समय प्रबंधन न करने की वजह से क्या होता है, वो समय हमारा निकल जाता है और आप लोगों को सिर्फ पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलती। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो समय हमें मिला है उसको समय पर योजना कीजिए। इससे क्या होगा, समय सारणी बनेगी। बच्चों को भी हम यही बात बताते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ते हैं उनको पहले ही हमें समय का निर्धारण कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है वो सारे कार्य सही समय पर और सही वक्त पे होती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। आगे जो है माता पिता, देखिए ये बताया गया कि हमारा लक्ष्य है कि परिवार शादी में शामिल हो और उनका आनंद उठाए। तो इसके लिए जो है हमें प्रबंधन करने की ज़रूरत पड़ती है। माता पिता ट्यूटर खरीदने के लिए धन का उपलब्ध करते हैं। माता पिता इन दौड़ के बारे में सोचने तथा इसके प्रबंधन के लिए समय और ज्ञान का उपयोग करते हैं। आपको भाई और आप कपड़े तथा अन्य आवश्यकताएं वस्तु को इकट्ठा करने या पैक करने के काम करते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? ये समय की बचत है। अगर एक व्यक्ति करेगा कोई काम तो वो काम करने में उसको काफ़ी समय लगेगा। जो हमारा अगला है वो है प्रबंधन प्रक्रिया के चरण। शादी में शामिल होने के लिए आपके माता पिता न केवल योजना बना रहे हैं बल्कि अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वे साधनों की उपलब्धता तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं के अनुसार कार्य को सौंप रहे हैं तथा योजनाओं में परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंधन लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए केवल बैठना या योजना बनाना नहीं है। देखिए, प्रबंधन की प्रक्रिया ये सोचने को आरंभ होती है कि आप क्या करना है और आपकी योजना क्या है, यानी आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य निर्धारित होती है। तब पश्चात आपको देखना होता है कि आपके अपनी योजना को लागू करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध है या नहीं। आप यह भी निर्णय लेते हैं
कि किसे क्या और कैसे करना है। अन्य शब्दों में आप गतिविधियों का संगठन करते हैं, इसके पश्चात आप वास्तविक कार्य करते हैं। आप अपनी योजना पर कार्रवाई करते हैं या उसका क्रियान्वयन करते हैं। एक बार कार्य पूरा हो जाने के पश्चात आप देखते हैं कि क्या सभी कार्य योजना के अनुसार हुई है, उसका आप क्या करते हैं, दोबारा मूल्यांकन करते हैं। तो यही जो है समय नियोजन है। और समय नियोजन के लिए सबसे अच्छा प्रबंधन है, देखिए क्या है। अगर इस रिगार्डिंग इसके 4 चरण बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोजन करना कोई भी चीज़ों को, फिर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग करना संगठन, और इम्प्लीमेंटिंग एनालिटिक यानी मूल्यांकन। नियोजन पहले बनाइए, फिर संगठन बनाइए उसके लिए, फिर कार्यबंधन कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि जो आपने किया वो सही है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, तो ये जो मैंने बताया पॉइंट, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बहुत ही काम के टॉपिक है, ठीक है। पहला चरण जो था नियोजन का था। नियोजन में क्या होता है, इस चरण पहले विचार किया जाता है कि हम क्या करना है। योजना बनाकर संसाधनों के तरीका यह है कि किए गए जाने वाले कार्यों में सूची तैयार कर लीजिए, और चूंकि कुछ लोगों के पहले किया जाना होता है और कुछ कार्यों को बाद में, इसलिए उन्हें आवश्यकता के अनुसार क्रम को निर्धारित कीजिए। देखिए सबसे पहली बात यही बोला है कि आपको कोई काम करने से पहले उसको समय निर्धारित कर लीजिए कि हमें कौन से काम कैसे करने हैं, किस लिए करने हैं। तो ये तो नियोजन हो जाती है कि समय से हम कर लेते हैं। और ये जो होनी चाहिए एक तरह से लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नियोजन जो होती है कभी कभी समय के साथ हमें बदलना भी पड़ जाता है। तो ऐसा समय नियोजन बनाइए जिसको हम आसानी से फॉलो कर सकें। अगला जो है हमारा संगठन ये कहता है कि जब आप योजना बनाते हो आप क्या तय करते हो, किसे क्या करना है, गतिविधियों कैसे करनी है, गतिविधियाँ कब करनी है। तो ये सारे जो होते हैं हमारा संगठन होती है कि किनको मिलके क्या करना है। इसके साधन 2 तरह के होते हैं, एक मानव संसाधन होते हैं और एक गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में जान चुके हो कि जो इंसानों के द्वारा जो बनाई जाती है या इंसानों के लिए की जाती है। गैर जिसको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप ही कर सकते हो, संसाधन जो मानव संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होती है, क्या आपको याद है कि मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन क्या है? आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, बता भी चुका हूँ मैं। इसलिए यह तय करने के बाद कि कौन क्या काम करेगा, भोजन पकाने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को एकत्र करने की तैयारी करते हैं। तो ये सभी गतिविधियाँ जिम्मेदारी की तय करती है। संसाधन जुटाने आदि प्रबंधन का दूसरा चरण होती है, ठीक है। तो उसे करने को तैयार है, उसमें उसे करने की योग्यता है, उसके पास उसे करने का समय है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है देखा जाता है कि इसमें है कि नहीं। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, संगठन में सारी बातों को हम ध्यान देते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है इम्प्लीमेंटिंग यानी कार्यान्वयन। चरण 1 में आपने विवाह के समारोह में शामिल होने की योजना तैयार की थी। मान लीजिए कि विवाह की योजना तैयार हो गई और लोगों को कार्ड बांट दिए गए कि इस कार्य के वास्तव में पूरा किया जाना है। इसे हम क्या करते हैं, कार्यबंधन कहलाता है। किंतु इस कार्य को वास्तव में पूरा किया जाना है, तो यही चीज़ तो कहलाती है कि कार्यबद्धता, यानी जो कार्य होगी वो संपन्न होगी। कार्यबंध की योजना पर कार्यवाही किए जाने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि आपने उसमें क्या योजना तैयार किया, क्या कार्यवाही किया है, उसे हम कार्यबंध, यानी शब्द से ही पता लगता है कि कार्य की प्रबंधन करना, ठीक है। उदाहरण के लिए एक जो विशेष व्यंजन किस प्रकार बनते हैं, परोसते हैं, आपकी योजना को पूरी करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां कार्यबद्धता ही चरण में आती है। कार्यबद्धता का अर्थ पहले से नियोजित संगठित कार्यों को वास्तव में दिया जाना, यानी इसका मतलब यही होता है जो पहले से कार्यक्रम तय होती है ना, उसको एक रूप दे देना, एक प्रबंधन कर लेना। तो इस तरह से जो है हमें कार्यबद्धता पूरी कंप्लीट की जाती है। समझ में आया दोस्तों? अगला जो है हमारा मूल्यांकन, जो अंतिम इसकी टॉपिक थी मूल्यांकन। अच्छा बताइए, आपने जो कार्यक्रम तय किया है आप उसको मूल्यांकन कीजिए कि इस कार्यक्रम में क्या हमें नुकसान होगा, क्या हमारे लिए फ़ायदे में रहेंगे, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ज़रूरी होती है। योजना क्रियान्वयन किए जाने के पश्चात आपको प्रबंधन चरणों की जाँच करनी होती है। ये देखना होता है कि कौन सा काम सही है और गलती हुई है। मूल्यांकन तात्पर्य अपनी योजना के कार्यबंधन में कमियों की जांच करना। सिंपल से वर्डिंग में कह दें तो कमियों की जांच करना होता है। आवश्यकता अनुसार उन कमियों को सुधारना। उदाहरण के लिए आप अपने परिवार के भोजन पकाते हैं, आपके परिवार के लिए भोजन पकाते हैं, भोजन को पक जाने के पश्चात आप उसे चखते हैं, क्योंकि इसे इसलिए चखते हैं कि आप देखते हैं कि जो आपने बनाया है वो सही है कि गलत। और इसके साथ आप क्या करते हैं, ये आप चार्ट को भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। नियोजन में कार्य सूची बनाना, उनका क्रम निर्धारित करना, संगठन निर्णय लेना, ठीक है, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कार्यबद्ध योजना की क्रियान्वयन करना और इसकी गलतियों का पता करना, सुधारना। दोस्तों अगर ये कर लेते हो ना आपको, तो ये सारी प्रक्रिया जो है, सारी टॉपिक जो आपने अभी पढ़ा है ना, वो ईजिली याद करना
हो जाएगा, यदि ईजी हो जाएगा। इसे आप याद जरूर कर लीजिए क्योंकि यही सारे टॉपिक में ये मेन टॉपिक बनती है। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक है जो आपको यहाँ पर ग्राफिंग में दिखाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रबंधन चरण के प्रबंधक संबंध। देखो, नियोजन, संगठन, कार्यबंध, मूल्यांकन, निर्णय लेना, इन सब में क्या होता है दोस्तों, निर्णय ली जाती है कि हमें कौन सी कार्य कैसे करना है और इसके लिए क्या होता है। तो ये जो चार्ट है ये सारे कुछ बताती है क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग होती है। आप देखिए डिसीजन मेकिंग क्या होती है, प्रबंधन के प्रत्येक चरण में व्यक्तियों को कार्य के संबंध में निर्णय लेना होता है। यदि यह आवश्यक हो उनमें परिवर्तन भी करने होते हैं। इस प्रक्रिया को हम नीति निर्धारण यानी डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अगर डेफिनेशन नहीं पता होगा तो जरूर आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसका क्या होता है। प्रबंधन के प्रत्येक चरण पर व्यक्ति को कार्य के संबंध में निर्णय लेना होता है और यदि आवश्यक हो उनमें परिवर्तन भी करने होते हैं। इस प्रक्रिया को हम नीति निर्धारण डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान टॉपिक था क्योंकि इसमें हमने समय नियोजन के बारे में पढ़ा, संसाधन के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से हमें समझ में ये आया है कि संसाधन जो है, एक संसाधन समय हो सकती है, संसाधन आपके द्वारा बचाया गया समय हो सकता है या आपके द्वारा जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो संसाधन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो निष्कर्ष निकलता है ये आप नहीं समझ लीजिएगा कि ये सोशोलॉजी है या समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र में आप जब पढ़िएगा तो संसाधन उसके बारे में बताया जाता है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि हम गृह विज्ञान कर रहे हैं तो गृह विज्ञान में सिर्फ इतना कहने की कोशिश किया है इसमें कि संसाधन हम स्वयं ही हैं। ठीक है, मानव संसाधन है, मानव संसाधन में जो संसाधन होती है वो ये कहती है कि जैसे आपका जो समय हो गया, कीमती समय जिसको हम व्यर्थ कर देते हैं, वो भी एक संसाधन है। जैसे हमारे जो पैसे हैं, ठीक है, ये सब संसाधन है। मानव संसाधन उसको बारे में कहा गया है, मानव संसाधन का अर्थ होता है कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है, तो वो भी एक तरह का संसाधन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।